अध्याय 393 अनुनय। प्रेत शिशु की याददाश्त बदलने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। रोहित ने एक खून से सने प्रेत समाचार पत्र का उपयोग करके प्रेत छाया के चेहरे को हटाया और उसमें 3 आज्ञाएं जोड़ीं। पहली, रोहित और कविता की सभी आज्ञाओं का पालन करना। दूसरी, रोहित और कविता के आदेश के बिना हत्या करना वर्जित है। तीसरी, अपनी इच्छा से भीड़ के बीच प्रकट न होना। ये परिवर्तन मामूली और बहुत सरल थे, बिल्कुल भी जटिल नहीं थे, क्योंकि यदि याददाश्त बदलना प्रभावी था तो ये 3 आज्ञाएं पर्याप्त थीं। यदि अप्रभावी था तो कितने भी विस्तृत बदलाव मदद नहीं करते। इसके बाद चेहरा वापस जोड़ दिया गया। अपने हाथों में उस शिशु को देखते हुए, जिसकी त्वचा पीली नीली थी और आंखें भयावह लाल थीं, रोहित जानता था कि आज का निर्णय, चाहे सही हो या गलत, उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। यह एक अच्छी बात हो सकती थी, या शायद वह अपने हाथों से एक आपदा बुन रहा था। एक बार पालने के बाद ये चीज़ निश्चित रूप से कुछ ही समय में चौथी अवस्था का प्रेत शिशु बन जाएगी। यदि इसने कुछ और प्रेतों को खा लिया तो यह एक वास्तविक हंग्री घोस्ट के बराबर होगा। लेकिन अब रोहित के हाथ में दूसरी ताबूत की कील नहीं थी। अभी भी पछताने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। इसमें जान का जोखिम है और तुम्हें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। रोहित कमरे से बाहर निकला और जब वह उस जीव को सौंपने वाला था तो उसने कविता से दोबारा गंभीरता से पूछा। कविता बिल्कुल नहीं झिझकी और बोली, भविष्य में और भी अलौकिक घटनाएं होंगी, है ना? सिद्धांत रूप में ये सही है। आखिरकार अलौकिक घटनाएं अभी भी विस्फोटक वृद्धि के चरण में हैं, रोहित ने समझाया। मुख्यालय तक अपनी पहुंच के साथ वह स्वाभाविक रूप से अलौकिक घटनाओं की स्थिति जानता था। यदि आधा साल पहले जब वह घोस्ट मास्टर बना था तब वैश्विक अलौकिक घटनाएं केवल अपने प्रारंभिक या मध्य चरण में थीं, तो अब उन्हें मध्य चरण में होना चाहिए, और इस प्रवृत्ति के अनुसार 1 या 2 साल में अलौकिक घटनाएं पूरी तरह से फूट सकती हैं। तुमने कहा था केवल प्रेत ही प्रेतों से लड़ सकते हैं। इसे पालकर हम जीवित रह सकते हैं। ये केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, मेरे माता पिता के लिए भी है, कविता ने अपने पीले चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा और रोहित के हाथों से बदला हुआ प्रेत शिशु दोबारा ले लिया। शुरू में वह इससे डरती थी, लगभग मानसिक संतुलन खोने की हद तक। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह खुद इसे पालेगी। तुम वाकई बहुत बदल गई हो। रोहित ने उसे गौर से देखा और कहा, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया है वे आमतौर पर चरम सीमाओं पर चले जाते हैं, और ऐसा लगता है कि तुमने भी मेरे जैसा ही हताश अस्तित्व का रास्ता चुना है। यह आसान रास्ता नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी निश्चित नहीं हूँ कि मैं अनिश्चित काल तक चल पाऊंगा। कौन जाने मेरी मृत्यु कब हो जाए। लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है, है ना? कविता ने कहा। रोहित ने आह भरी और जवाब दिया, हाँ, कोई और रास्ता नहीं है। हालांकि वे दोनों शायद ही कभी बातचीत करते थे, लेकिन उनके बीच एक अनकही समझ थी, या शायद घोस्ट आई श्राप के कारण कविता दूसरों की तुलना में रोहित की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकती थी। एक प्रेत शिशु को पालना, अपनी जान जोखिम में डालना ऐसी चीज नहीं है जिसे करने का साहस हर किसी में हो। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये बहुत कुछ नहीं है, लेकिन शायद इससे थोड़ा सुकून मिले। यहाँ रुको। रोहित उपकरण रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे कमरे में गया। उसने एक विशेष रूप से बनाई गई हैंडगन, एक सोने का डिब्बा और एक सफ़ेद प्रेत मोमबत्ती का बचा हुआ आधा हिस्सा लिया। इन्हें आत्मरक्षा के लिए रख लो। यदि प्रेत शिशु नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे डिब्बे में लुभाने और सील करने के लिए इस सफ़ेद मोमबत्ती का उपयोग करना। मोमबत्ती को लापरवाही से मत जलाना, यह आसपास के प्रेतों को आकर्षित कर सकती है। हालांकि जयपुर शहर में कोई प्रेत नहीं है, लेकिन जिस मंदिर में तुम जा रही हो उसके पीछे गणतंत्र काल की एक शापित हवेली है। उसमें एक सील बंद कमरा है जिसमें अज्ञात खतरे हो सकते हैं। तुम सामान्य दिनों में सुरक्षित रहोगी, मैंने इसका अध्ययन किया है। लेकिन मुझे डर है कि प्रेत मोमबत्ती मुसीबत ला सकती है, इसलिए इसके साथ सावधान रहना। उस हवेली में 3 कमरे थे। लकड़ी के दरवाजे वाले पहले कमरे में प्रेत दर्पण था। तांबे के दरवाजे वाले दूसरे कमरे में प्रेत कैबिनेट था। तीसरा कमरा सोने के दरवाजे से सील था, जिसमें प्रेत होने का संदेह था। सोना केवल तभी इस्तेमाल किया जाता था जब प्रतिशोधी प्रेतों को कैद करना हो। रोहित ने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की और न ही जांच करने की। उसमें अभी उतना आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन वह जानता था कि हवेली के पूर्व मालिक ने जो कुछ भी छोड़ा होगा वह बहुत मूल्यवान होगा। वाकई ये सच साबित हुआ। चाहे वह दर्पण हो या कैबिनेट, एक बार नियंत्रण में आने के बाद वे कई गंभीर स्थितियों को बदल सकते थे।
इसलिए यदि तीसरे कमरे में कोई प्रेत था तो वह बहुत विशेष रहा होगा। मैं समझ गई। कविता ने उसकी बातों को ध्यान से नोट किया। रोहित ने सिर हिलाया और कहा, तो बस इतना ही, सावधान रहना। पालने की प्रक्रिया के दौरान विस्तृत रिकॉर्ड रखना, ये बाद में फायदेमंद होगा। उसने कविता को प्रेत शिशु के शिकार करने के कुछ तरीकों के बारे में भी बताया और उसे इस पर ध्यान देने के लिए कहा। 2 घंटे बिताने के बाद वह और कविता अंततः सीढ़ियों से नीचे उतरे। रोहित, क्या स्थिति है? क्या कविता ठीक है? जैसे ही वे सीढ़ियों के नीचे पहुंचे, अनुपमा उत्सुकता से उनके पास आई और अधीरता से पूछा। रोहित अभी बोला नहीं था कि कविता ने उदासीनता से कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। प्रेत शिशु को निकाल दिया गया है और वह यहीं है। ये कहने के बाद उसने अपने हाथों में मौजूद डिब्बा खोला और नीली रंगत वाली त्वचा वाला एक बच्चा वहां लेटा था। उसकी आंखें खुली थीं और वह अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था। आटिल्ड! अनुपमा चौंक गई और चिल्लाई, कई कदम पीछे हट गई। रोहित, मुझे बचाओ! आलिया ने भी उस चीज को देखा और तुरंत खरगोश की तरह उछलकर रोहित के पीछे छिप गई, जैसे भागने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, ये बहुत आज्ञाकारी है। कविता ने अपनी उंगली बढ़ाई और शांति से कहते हुए प्रेत शिशु को प्यार से छुआ। इसके अलावा रोहित और मैंने इस पर चर्चा की है और मैंने इसे अपनाने और पालने का फैसला किया है। इस तरह भविष्य में हमारी रक्षा के लिए हमारे पास एक प्रेत होगा और हमें अब अलौकिक घटनाओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अनुपमा इन शब्दों पर पीली पड़ गई। क्या तुम इसे अपने पास रखने वाली हो? नहीं नहीं, ये हम सबको मार सकता है। चिंता मत करो, यह ऐसा नहीं करेगा। मैंने इसे हमारे मोहल्ले के पीछे वाले मंदिर में पालने का फैसला किया है, कविता ने ईमानदारी से कहा। उसका इरादा इसे गुप्त रखने का नहीं था क्योंकि इसे छिपाना असंभव था और बेहतर था कि सबको पता चल जाए। रोहित, कृपया कविता को समझाओ कि वह इस चीज को न रखे, अनुपमा ने लगभग मरते हुए विनती की। हालांकि, रोहित ने कहा, यह प्रेत शिशु पिछले वालों से अलग है। यह मेरे नियंत्रण में है, हालांकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता। हालांकि यह खतरनाक है, हमें कोशिश करनी चाहिए। चाची अनुपमा, आपने भी हंग्री घोस्ट की घटना का अनुभव किया है और आने वाली अलौकिक इकाई के आतंक को जानती हैं। कविता सही है। अगर हमें प्रेत शिशु की सुरक्षा मिल जाती है तो हमारा पूरा मोहल्ला बहुत सुरक्षित हो जाएगा और चाचा राजीव और आप अब खतरे में नहीं रहेंगे। ये स्वार्थी कारणों से नहीं बल्कि सभी के लिए है। मैंने उसे यह निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं किया, यह उसकी अपनी पसंद थी। बेशक चाची अनुपमा, अगर आप मुझे दोष देना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह निश्चित रूप से एक माता पिता की अपने बच्चे द्वारा लिए गए ऐसे खतरनाक निर्णयों को स्वीकार करने की असमर्थता को समझता था। इसीलिए रोहित ने अभी तक अपनी मां को नहीं बताया था कि वह एक घोस्ट कंट्रोलर बन गया है जो रोजाना प्रेतों और मौत से जूझता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, अनुपमा ने कहा, उसकी आवाज में एक विनती थी। मेरी एक ही बेटी है, उसका जीवित बचना आसान नहीं था। अगर उसे कुछ हो गया तो हम भविष्य में क्या करेंगे? लेकिन कविता ने कहा, माँ, रोहित ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। उसके बिना हम बहुत पहले मर चुके होते। याद है वह प्रेत शिशु जो पहले हमारे घर में घुस आया था? रोहित ने हमें बचाया था। मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। हम पूरी तरह से रोहित पर निर्भर नहीं रह सकते। आखिरकार वह सिर्फ एक इंसान है और हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। हालांकि तर्क सही था, अनुपमा अपनी बेटी को ऐसी भयानक चीज के साथ रहने की अनुमति कभी नहीं देती। लेकिन वह कविता को समझा नहीं सकी और रोहित की मौन स्वीकृति के साथ उसका डर और चिंता और बढ़ गई। रोहित ने माँ बेटी के विवाद पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि हर किसी की अपनी पसंद होती है और वह अपनी इच्छा नहीं थोपेगा, और यदि कविता मान जाती और प्रेत शिशु को पालने का विचार छोड़ देती तो वह और कुछ नहीं कहता बल्कि इसे पालने का कोई दूसरा रास्ता चुनता। क्या तुम सच में कविता को वह चीज रखने दे रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि प्रेत शिशु इंसानों को खाते हैं? ये रात में बाहर आकर कविता के परिवार को तो नहीं निगल जाएगा? रोहित के बगल में छिपी आलिया ने घबराहट में कहा, तुम उस चीज से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? इसे मोहल्ले में रखना वाकई खतरनाक है। यह मेरे नियंत्रण में है, रोहित ने कहा। मैंने हर तरह की स्थितियों पर विचार किया है। हालांकि यह थोड़ा खतरनाक है, जब तक ये नियंत्रणीय है तब तक खतरा ज्यादा मायने नहीं रखता। बहुत देर हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कुछ दिनों में मुझे जे सिटी जाना है, इसलिए अगले 2 दिनों में मुझे अपनी कंपनी के मामलों को सुलझाना है। तुम भी जल्दी सो जाओ, कल तुम्हारा काम है। तो क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? आलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे छोड़ने को तैयार न हो।
रोहित ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि रात में गलती से मेरा हाथ तुम्हें लग गया तो शायद तुम्हारे हाथ पैर शरीर से अलग हो जाएं। आह, क्या ये वाकई इतना डरावना है? आलिया ने थोड़ा डरते हुए पूछा। उसने रोहित के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया था और जानती थी कि वह कभी कभी अनियंत्रित और खतरनाक हो सकता है। कौन जानता है, मैं खुद भी निश्चित नहीं हो सकता, रोहित ने कहा। अंततः अनुपमा कविता को नहीं मना सकी, जो प्रेत शिशु के साथ चली गई। हालांकि कविता ने उसे आश्वासन दिया कि वह प्रेत शिशु को घर पर बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देगी। फिर भी इससे अनुपमा का डर कम नहीं हुआ। आम लोगों के लिए वास्तव में इन अलौकिक और भयानक चीजों को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। केवल प्रेत नियंत्रकों जैसे लोग ही बिना किसी घृणा के इन्हें सहन कर सकते हैं। कविता के दृढ़ रुख के कारण प्रेत शिशु का मामला सुलझ गया। अब बस परिणाम देखना बाकी था। अध्याय 394 प्रस्थान। 5 दिन पहले जयपुर शहर के एक अस्पताल में एक प्रमुख विशेषज्ञ ने रोहित के शरीर की जांच की थी। आपका शरीर बहुत ही असामान्य स्थिति में है। शरीर के विभिन्न कार्य धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं और कुछ हिस्सों में तो ऊतक मृत्यु के लक्षण भी दिखने लगे हैं। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति होते तो अब तक आपको आपातकालीन कक्ष आईसीयू में होना चाहिए था, फिर भी आप गतिविधि के एक अत्यंत स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में सक्षम हैं। इसे अब केवल एक चिकित्सा चमत्कार नहीं कहा जा सकता, ये केवल आप जैसे लोगों की विशिष्टता के कारण है। हालांकि ये स्थिति अनिश्चित काल तक नहीं चलेगी। यदि बीमारी के बढ़ने का ये सिलसिला जारी रहा तो आपका शरीर देर सबेर पूरी तरह से ढह जाएगा। ऐसा निदान सुनकर रोहित हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसने शांति से जवाब दिया, मैं अपनी वर्तमान स्थिति को कब तक बनाए रख सकता हूँ? ये कहना मुश्किल है, शायद कम से कम 3 महीने, अधिकतम 6 महीने या 1 साल भी। विशेषज्ञ एक विशिष्ट समय रेखा प्रदान करने में असमर्थ था। मैं समझ गया। रोहित ने अपने पिछले संदेह की पुष्टि की कि उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। चूंकि मौत से उसका पुनरुत्थान पूर्ण नहीं था और उसके शरीर के भीतर एक प्रेत की उपस्थिति थी, इसलिए साधारण मानव मांस और रक्त उसकी वर्तमान स्थिति को लंबे समय तक नहीं झेल सकते थे। हालांकि प्रेत नियंत्रकों के शरीरों में हमेशा कोई न कोई समस्या होती ही थी, जैसे अनिकेत, जिसका शरीर लगभग पूरी तरह से सड़ चुका था और उसके अंदर कब्र की मिट्टी भरी हुई थी। फिर भी वह जीवित था, इस दुनिया में एक विचित्र अस्तित्व के रूप में। लेकिन रोहित जानता था कि उसके शरीर के अंदर का प्रेत अनिकेत वाले प्रेत जैसा नहीं था। एक बार जब उसका शरीर हेडलेस घोस्ट शैडो को संतुष्ट करने लायक नहीं रहेगा, तो शरीर बदलने की जन्मजात इच्छा और प्रबल होती जाएगी, जब तक कि वह उसकी अपनी सोच को प्रभावित न करने लगे या प्रेत के पूर्ण पुनरुत्थान का परिणाम न बन जाए। मेरे पास वर्तमान में जो संसाधन हैं वे मुझे प्रेत के शरीर में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ये समस्या जयपुर शहर में हल नहीं की जा सकती। रोहित ने अपने पास मौजूद प्रेतों का जायजा लिया। घोस्ट कैबिनेट, ह्यूमन स्किन पेपर और घोस्ट मिरर जैसी विशेष वस्तुओं के अलावा उसके पास वर्तमान में केवल घोस्ट रोप, प्रेत रस्सी, एक कंकाल, कब्र की मिट्टी का एक थैला और प्रेतों वाले 2 सुनहरे डिब्बे थे, जो उसने शांगतोंग टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कमल से लिए थे। हालांकि उसने उन्हें खोलकर नहीं देखा था, लेकिन उसे यकीन था कि वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे और उसने उन्हें प्रेत शिशु को खिलाने के लिए बचाने की योजना बनाई थी। क्या वह कंकाल जिसे मैंने उपेंद्र गुप्ता से छीना था मेरे शरीर की स्थिति को ठीक कर सकता है? रोहित अटकलें लगाने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसे लगा कि यह संभव नहीं है। भले ही उस कंकाल को धारण करने के बाद वह खुद नहीं मरेगा, लेकिन यह उसके शरीर के क्षरण को नहीं रोकेगा। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द जे सिटी की यात्रा करनी होगी। वहां के मुख्यालय के पास सबसे अधिक संसाधन हैं, जो निश्चित रूप से प्रेत से जुड़ी वर्तमान स्थिति को हल करने में सक्षम होंगे। रोहित जानता था कि अपनी वर्तमान स्थिति को सुझाने के लिए उसे तीसरे प्रेत को नियंत्रित करना होगा। ऐसा लग रहा था कि 2 प्रेतों को नियंत्रित करने की सीमा समय से पहले ही आ गई है। बेशक अगर वह कुछ नहीं करता तो भी वह 6 महीने से ज्यादा समय तक बेफिक्र रह सकता था। अगर उसने बीच में शरीर बदल लिया तो वह शायद बिना किसी समस्या के कई सालों तक टिक सकता था। लेकिन रोहित ऐसा नहीं करना चाहता था। वह कफन जिसे पावन कुमार से लिया गया था और जो हंग्री घोस्ट पर था, ऐसा लगता है कि वह धीरे धीरे इंसान के शरीर को प्रेत के शरीर में बदलने में सक्षम है। अपनी अनुभव की गई सभी अलौकिक घटनाओं को याद करते हुए रोहित ने अपने दिमाग में कुछ अशुभ खोजा। हाँ, वह कफन। मूल रूप से जब पावन कुमार ने इसे पहना था तो वह हिंसक प्रेतों के सभी हमलों को रोक सकता था, लेकिन इसकी कीमत के रूप में शरीर धीरे धीरे प्रेत में बदल जाता था। जब परिवर्तन पूरा हो जाता तो कफन पहनने वाला व्यक्ति कफन पहने हुए प्रेत में बदल जाता।
रोहित ने सोचा कि अगर वह कफन पहन ले और धीरे धीरे प्रेत में बदल जाए तो उसकी स्थिति का प्राकृतिक शरण निश्चित रूप से सुधर जाएगा। लेकिन विचार जितना अच्छा था, कार्यान्वयन उतना ही कठिन। हंग्री घोस्ट को पहले ही सील किया जा चुका था और उसे परेशान करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए कफन को केवल एक बैकअप योजना माना जा सकता था। जो भी हो, रोहित को इस बार मुख्यालय के संसाधनों की आवश्यकता हो सकती थी, क्योंकि एशिया में अलौकिक घटनाओं की शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी प्रेत पकड़े गए थे वे मुख्यालय के हाथों में थे। इसलिए 3 दिन बाद जयपुर शहर में अपने मामलों को व्यवस्थित करने के बाद वह जय सिटी के लिए निकल पड़ा। आवश्यक वस्तुओं के अलावा रोहित केवल 2 विशेष चीजें लाया था, एक ह्यूमन स्किन पेपर और दूसरा उसके हाथ में घोस्ट रोप। पिछली घटना के प्रभाव के कारण जयपुर शहर का हवाई अड्डा अभी तक नहीं खुला था और रोहित को निकटतम शहर के हवाई अड्डे पर जाकर विमान लेना पड़ा। आलिया और मानसी उसे विदा करना चाहती थीं, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं रोहित हूँ, अब जे सिटी के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा हूँ। रोहित प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठा था और अपनी ऑपरेटर से संपर्क करने के लिए सैटेलाइट फोन का उपयोग कर रहा था। कॉल लेने वाली यामिनी थी, जिसकी आकर्षक और परिपक्व आवाज़ साधारण पुरुषों के लिए लगभग अनूठा प्रभाव रखती थी। लेकिन रोहित विशेष था। ठीक है, मैंने आपकी बोर्डिंग जानकारी जांच ली है और आपके आगमन पर आपको लेने के लिए तुरंत किसी का प्रबंध करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप वहां पहुंचकर कहीं भटकेंगे नहीं और हमारी व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे, यामिनी ने थोड़े संयम के साथ कहा। मेरी माँ कैसी हैं? रोहित ने पूछा। बहुत अच्छी हैं, यामिनी ने कहा। आपकी माँ एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रही हैं। निश्चिंत रहें, मुख्यालय आपके परिवार की सर्वोत्तम देखभाल करेगा। यह अच्छा है, रोहित ने कहा। वह जानता था कि जब से उसने रघु से काम संभाला था, अरविंद उस पर नजर रख रहा था और उसके परिवार को नियमित रूप से विशेष देखभाल मिल रही थी। इसीलिए रोहित की माँ को शुरुआत से ही जे सिटी में काम करने के लिए भेज दिया गया था। इसके अंदर क्या है? इसे खोलें और हमें देखने दें, एक स्टाफ सदस्य ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सूटकेस की ओर इशारा करते हुए कहा। इसमें कुछ खास नहीं है, बस कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। उस व्यक्ति ने तुरंत अपना सूटकेस खोल दिया। जैसे ही वह व्यक्ति सुरक्षा जांच से गुजरा, उसके पीछे अचानक हलचल मच गई। घबराए मत, मैं रोहित हूँ, जयपुर शहर का प्रभारी, और यह मेरा आईडी है, रोहित ने कुछ हद तक मजबूरी में अपनी पहचान दिखाते हुए कहा। मामला बढ़ने से पहले ही एक प्रभारी अधिकारी जल्दी से वहां आया। क्या आप रोहित हैं, जयपुर शहर के प्रभारी? मुझे बहुत खेद है, कृपया इस विशेष मार्ग से मेरे साथ आएं। एक महिला सुरक्षा अधिकारी ने रोहित का सामान खोला। कुछ विशेष वस्तुओं ने उसे उलझन में डाल दिया। वहां एक सोने का डिब्बा था, कुछ विशेष आईडी और विभिन्न विशेष उपकरण। हालांकि रोहित को मार्ग साफ करने में ज्यादा समय नहीं लगा। रोहित, तुम इतने सारे विशेष उपकरण क्यों ले जा रहे हो? जैसे ही रोहित थोड़ी दूर चला, उसने सैटेलाइट फोन से यामिनी की आवाज़ सुनी। कुछ खास नहीं, बस किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए, रोहित ने पलटकर जवाब दिया। बोलते बोलते वह रुका और एक दूसरे बोर्डिंग गेट के पास खड़े एक आदमी को देखने लगा। कोई भ्रम? रोहित की आंखें थोड़ी टिमटिमाईं। उसने अभी अभी अपनी त्वचा के नीचे घोस्ट आई के भीतर एक सूक्ष्म हलचल महसूस की थी। ये बेचैनी का संकेत था, जो आमतौर पर या तो घोस्ट आई के पुनरुत्थान का संकेत देता था या ये कि पास में कोई अलौकिक उपस्थिति थी। क्या बात है? यामिनी ने फिर पूछा। रोहित ने कहा, कुछ नहीं, मैंने बस एक अधेड़ उम्र के मोटे आदमी को बड़े घमंड से चलते हुए देखा और खुद को दोबारा देखने से नहीं रोक सका। रोहित विमान में सवार हो चुका था। हवाई अड्डे की सामान ढोने वाली गाड़ी पर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामान के अंदर एक काले मिट्टी के जार का ढक्कन थोड़ा सा खुला। उस अंधेरे जार के पीछे से धीरे धीरे एक बर्फीली आभा रिसने लगी। परिवहन गाड़ी की लाइटें अनियमित रूप से टिमटिमाने लगीं, लेकिन इस विवरण पर किसी का ध्यान नहीं गया। अध्याय 395 गोदाम में हलचल। रोहित विमान में सवार हुआ और एयरलाइन के प्रतिनिधि ने उसके बैठने की व्यवस्था फर्स्ट क्लास में की। बेशक यह मुफ्त था, लेकिन बेहतर सीटों और कम भीड़ के अलावा फर्स्ट क्लास में कुछ खास अंतर नहीं था। इसमें वैसी विलासिता नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। प्रतीक्षा के दौरान कई यात्री धीरे धीरे अपनी सीटों पर बैठ गए। बगल में सूट पहने बैठे एक व्यक्ति ने रोहित का बेचैन व्यवहार देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। उसने पूछा, दोस्त, क्या तुम पहली बार विमान में बैठे हो? तुम कह सकते हो कि यह मेरा पहली बार है, तुम्हें कैसे पता चला? रोहित मुड़ा और उसे एक नज़र देखा। पहली बार यात्रा करने वाले ऐसे ही व्यवहार करते हैं।
एक बार जब तुम काफ़ी उड़ानें भर लोगे तो ये बस में यात्रा करने जैसा हो जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। बैठते ही तुरंत सो जाने का मन करता है, सूट वाले आदमी ने कहा। रोहित ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, जानकारी के लिए शुक्रिया। लगता है मुझे शहर से बाहर अक्सर यात्रा करनी चाहिए। ये देखकर सूट वाले आदमी ने फिर कहा, दोस्त, मैं कह रहा हूँ कि मैं अब सोना चाहता हूँ, क्या तुम थोड़ा शांत रह सकते हो? मुझे उम्मीद है कि तुम अन्य यात्रियों का सम्मान करोगे, क्या ये ठीक है? क्या लोग आजकल हमेशा इतनी घुमा फिरा कर बातें करते हैं? मुझे लगा कि तुम बातचीत करना चाहते हो। रोहित एक पल के लिए ठिठक गया। कम सामाजिक अनुभव के कारण वह तुरंत समझ नहीं पाया कि वह आदमी क्या कहना चाह रहा था। रोहित ने जवाब दिया, लेकिन मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए जोर से बात तो नहीं की है ना? अगर मेरा मैगजीन पलटना तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम्हें पायलट से इंजन बंद करने के लिए कहना चाहिए। ओह, और नींद के बारे में, मैं जयपुर शहर के कुछ बहुत ही आधिकारिक विशेषज्ञों और प्रोफेसरों को जानता हूं, जो देश में बहुत प्रसिद्ध हैं और उन्हें अनिद्रा के इलाज में काफ़ी अनुभव है। पास बैठे यात्री अपनी हंसी नहीं रोक सके। इस नौजवान ने तुरंत करारा जवाब दिया था। अगले केबिन में सनग्लासेस पहने एक आकर्षक महिला ने उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ झुककर पूछा, हैंडसम, तुम आजीविका के लिए क्या करते हो? रोहित ने, जिसका पहले शामिल होने का इरादा नहीं था, तुरंत जवाब दिया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस एक कंजूस विभाग के लिए काम करता हूँ। लेकिन शुक्र है कि मेरा एक साइड जॉब भी है। जयपुर शहर के बिग बॉस के बारे में सुना है? मैं एक शहर के इलाके को नियंत्रित करता हूँ। लोग मुझे भाई रोहित कहते हैं। अगर कभी जयपुर शहर आओ तो मेरा नाम ले देना। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम में बिल्कुल तहजीब नहीं है, तुम बस एक गुंडे हो। तुम ये दावा क्यों नहीं करते कि तुम जयपुर शहर के नेताओं में से एक हो? सूट वाले आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। रोहित ने उसकी ओर देखा और टिप्पणी की, यहाँ बैठे ये बॉस रहस्यमय आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं। पता चला कि आप भी मेरी तरह ही एक कर्मचारी हैं। लेकिन जहाँ तक जयपुर शहर के मामलों के प्रबंधन की बात है, शेखी नहीं बघार रहा, पर मैं उन चीज़ों को संभाल सकता हूँ जिन्हें इसके नेता भी नहीं संभाल सकते। जयपुर शहर की बात करें तो मैंने हाल ही में ब्रदर वाई नाम के एक स्ट्रीमर का लाइव स्ट्रीम देखा था। वह भी जयपुर शहर से होने का दावा करता है। क्या तुम उसे जानते हो? उस महिला यात्री ने अचानक पूछा। रोहित मुड़ा और बोला, केशव अब ऑनलाइन इतना मशहूर हो गया है। हाँ, वह मेरा सहपाठी है। महिला फिर हंसी। खैर, वह आदमी एक अरबपति का बेटा होने का दावा करता है। उसके दर्शक अब उसे जमींदार परिवार का मूर्ख बेटा कहते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोहित का मुंह टेढ़ा हो गया। बिल्कुल सही सुना है, एक जमींदार परिवार का मूर्ख बेटा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव ऑनलाइन इतना फिजूल खर्च होगा। फिर भी ऐसी बर्बादी ने उसे श्रवण के हाथों मरने नहीं दिया था। उसी समय सूट वाले आदमी ने फिर से रोहित का मजाक उड़ाया और उसे गलत रास्तों पर जाने वाला कहा। रोहित के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। माफी मांगो और हम मामले को यहीं खत्म समझेंगे, रोहित ने आर्मरेस्ट पर जोर से थपथपाते हुए कहा। सनग्लासेस वाली महिला को लगा कि पलक झपकते ही यह युवक पूरी तरह बदल गया था, एक हिंसक जानवर की तरह। अचानक थोड़े अधिक वजन वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुस्कुराते हुए आगे आया और उसने रोहित को रोका। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानता। मैं आपसे दोस्ती करने की उम्मीद करता हूँ भाई रोहित, उस मोटे अधेड़ व्यक्ति ने अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहा। रोहित ने उसे देखा। गुलशन झा। गुलशन झा ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं केटरिंग व्यवसाय में हूँ। मैं वांडे केटरिंग चलाता हूँ। पास खड़े सूट वाले आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। यह अरबों की कीमत वाली एक राष्ट्रीय स्तर की रेस्टोरेंट चेन थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि गुलशन झा जैसा अरबपति एक गुंडे के प्रति इतना विनम्र क्यों होगा। इस हलचल के बीच विमान के इंजन शुरू हो चुके थे, लेकिन कार्गो होल्ड माल रखने की जगह में एक ठंडी आभा और अधिक घनी होने लगी थी। एक सूटकेस के अंदर एक मामूली सा दिखने वाला काला कलश तिरछा पड़ा था, उसका ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। अस्पष्ट रूप से एक धुंधली आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। धप धप, सूटकेस के भीतर से भारी पटकने की आवाजें आईं, जैसे कोई चीज बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हो। सूटकेस विकृत होकर फट गया। उसके बाद कार्गो होल्ड में फिर से शांति छा गई, लेकिन वह बर्फीली ठंडक धीरे धीरे यात्री केबिन में रिसने लगी थी। अध्याय 396, विमान की खराबी। गुलशन झा, हालांकि रोहित से परिचित नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहचान लिया था कि वह कोई बड़ी हस्ती है। उन्होंने विमान में सवार होने से पहले हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के दौरान उस पल को व्यक्तिगत रूप से देखा था, जब ये युवक वहां से गुजरा और तुरंत हवाई अड्डे के प्रभारी और पास के विशेष अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
कारण सरल था, उसके पास हथियार थे और वह भी एक नहीं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह शायद लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे होता, लेकिन इस व्यक्ति को जाने दिया गया और यहाँ तक कि उसके सामान को भी विमान में ले जाने की अनुमति दी गई। रोहित के पैरों के पास रखे काले बैग को देखकर गुलशन झा को यकीन था कि उसमें हथियार हैं। किसी के पास हथियार प्राप्त करने के लिए ऊंचे संपर्क होना उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच से गुजरना और इतनी निडरता से विमान में सवार होना असाधारण था। इसने संकेत दिया कि उच्च स्तर के अधिकारियों ने उसे उन्हें साथ ले जाने की अनुमति दी थी और संभवतः उसके पास हथियार रखने का परमिट भी था, वह भी इतनी कम उम्र में। यह एक भयानक विचार था। शायद जयपुर शहर का वह दबदबा सिर्फ शेखी बघारना नहीं था, इसकी पूरी संभावना थी कि यह सच हो। इसे ध्यान में रखते हुए गुलशन झा को लगा कि इस व्यक्ति से दोस्ती करना कुछ अरब बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई, विमान से उतरने के बाद क्या मैं आपको भोजन पर आमंत्रित कर सकता हूँ? विमान में किसी से मिलना दुर्लभ है। मिलना भाग्य की बात है और मुझे उम्मीद है कि भाई रोहित अपनी उपस्थिति से मुझे अनुग्रहित करेंगे। गुलशन झा ने मुस्कुराते हुए कहा। 40-50 की उम्र का एक व्यक्ति रोहित जैसे 20 साल से भी कम उम्र के युवक को भाई रोहित कहकर संबोधित कर रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को छोटा दिखा रहा हो। ये थोड़ा शर्मनाक लग सकता था, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। व्यवसाय में यदि आपकी खाल पर्याप्त मोटी नहीं है तो आप क्या खाक व्यापार करेंगे? हालांकि रोहित ने कहा, मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। मेरे पास समय नहीं है। शायद अगली बार हम साथ में कुछ कर सकें। तो क्या आपको फ़ोन नंबर देने में कोई आपत्ति होगी? गुलशन झा परेशान नहीं हुए और उन्होंने फिर से पूछा। इस हट के कारण थोड़ा मजबूर महसूस करते हुए रोहित के पास अपना मोबाइल नंबर देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास बिजनेस कार्ड नहीं है। यह मेरा नंबर है, लेकिन मैं ज़्यादातर समय काफ़ी व्यस्त रहता हूँ। हालांकि आपने दयालुतापूर्वक मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वास्तव में मेरे पास समय नहीं होगा। तब आप मुझे दोष नहीं दे सकते कि मैंने आपको साख फेस नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल। गुलशन झा ने नंबर नोट किया। उनका चेहरा मुस्कुराहट से ऐसे खिल उठा जैसे उन्हें पैसों का थैला मिल गया हो। उसी क्षण रोहित के सैटेलाइट फ़ोन पर अचानक एक कॉल आए और यामिनी की आवाज़ आए, रोहित क्या तुम वहाँ हो? क्या बात है? रोहित ने अभी अभी अपना नंबर दिया था और आवाज़ सुनकर सैटेलाइट फ़ोन निकाला। 10 मिनट पहले उस विमान में एक घटना हुई है जिस पर तुम अभी सवार हो। चूंकि विमान हवा में है, इसलिए कई अन्य विभाग इसे संभालने में असमर्थ हैं। हालांकि यह ज़रूरत से ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तुम जाकर इसकी जांच करोगे। कोई जल्द ही तुमसे संपर्क करेगा और हमें उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे, यामिनी ने गंभीरता से कहा। रोहित ने लापरवाही से जवाब दिया, अगर किसी को सिर्फ विमान की यात्रा से घबराहट ऐसे हो रही है, कोई बीमार पड़ा है या विमान का अपहरण हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से मना कर दूंगा। मैं कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं हूं कि हर चीज़ मेरे कंधों पर आ गिरे। क्या कोई और इसे नहीं संभाल सकता? हालांकि यह अभी भी संदेह के घेरे में है, हम एक विशेष घटना की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि तुम जाकर पुष्टि करो। अगर यह कुछ भी नहीं है तो विमान में मौजूद एयर मार्शल इसे संभाल लेंगे, यामिनी ने आगे कहा। क्या झंझट है? अगर मुझे पता होता तो मैं यह उड़ान ही नहीं लेता, रोहित ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। यामिनी ने भले ही इसे सरल बताया हो कि बस एक नज़र देखनी है और ज़रूरी नहीं कि इसमें शामिल होना पड़े, लेकिन क्या मुख्यालय से मिला कोई काम कभी सुखद रहा है? दूसरे शब्दों में, क्या मुख्यालय तक कभी अच्छी खबरें पहुंचती हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए रोहित ने बहुत पहले ही सीख लिया था कि मुख्यालय द्वारा सौंपे गए किसी भी मिशन को, जिसे टाला जा सकता है, टाल देना चाहिए जब तक कि वह वास्तव में अपरिहार्य न हो। रोहित कौन है? उसी समय एक परिचारिका घबराए हुए भाव के साथ आए और उसने जल्दी से पूछा। ये तो बहुत तेज था। मैं हूँ। रोहित खड़ा हो गया। मुझे सूचित किया गया है कि रोहित से पूछा जाए कि। परिचारिका स्पष्ट रूप से स्थिति नहीं जानती थी और केवल आदेशों का पालन कर रही थी। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है। मुझे स्थिति की जांच करने के लिए ले चलो, रोहित ने कहा। उसने अपना बैग उठाया और 2 सुनहरी पिस्तौलें निकालकर अपनी कमर से बांध लीं। सुनिश्चित करें कि कोई मेरे सामान पर नज़र रखे। अगर यह खो गया तो मैं आपकी कंपनी से मुआवजे की मांग करूंगा। क्या हुआ? गुलशन झा रोहित को वास्तव में बंदूकें साथ ले जाते देख दंग रह गए और उन्होंने कुछ घबराकर पूछा। रोहित ने जवाब दिया, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं किससे पूछूं? बॉस ने एक काम सौंप दिया है और पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऐसा ही होता है। आप सब सावधान रहें। बोलने के बाद वह परिचारिका के पीछे पीछे फर्स्ट क्लास केबिन से बाहर निकल गया। वह कौन है? वह कोई अंडरकवर पुलिस वाला तो नहीं हो सकता है ना? सूट वाले आदमी ने जब ये देखा तो वह भी हक्का बक्का रह गया। गुलशन झा ने धीरे से कहा, निश्चित रूप से नहीं, उसका पद बहुत ऊंचा है। मैंने अभी अभी उसकी फ़ोन कॉल सुनी। जिस तरह से उसे उच्च अधिकारियों द्वारा काम सौंपा गया था वह लगभग परामर्श जैसा था और वे उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वह निश्चित रूप से एक प्रमुख व्यक्ति है। यदि विमान में कोई घटना नहीं हुई होती और कर्मचारियों की कमी नहीं होती तो उसे इस तरह अचानक कोई काम नहीं सौंपा जाता। आपने भी देखा, उसने बिना किसी दिखावे के तुरंत 2 बंदूकें निकाल लीं। यह क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि वह खुलेआम बंदूक ले जा रहा है। अगर वह कोई अपराधी होता तो वह निश्चित रूप से अपनी बंदूक छिपा रहा होता। ये सुनकर सूट वाला आदमी चुप हो गया और थोड़ी देर बाद बोला, अध्यक्ष महोदय, क्या आपको लगता है कि मेरे लिए अब जाकर माफ़ी मांगना बहुत देर हो चुकी है? उसने सोचा था कि रोहित सिर्फ कोई अमीर गुंडा है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस लड़के की पृष्ठभूमि इतनी डरावनी और महत्वपूर्ण थी। ये बात छोड़ दें कि उसके पास पैसा था या नहीं, कम से कम उसके पास निश्चित रूप से बंदूक ले जाने का अधिकार था। हालांकि गुलशन झा ने अपनी चिंता व्यक्त की, आप माफ़ी मांगते हैं या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है कि भाई रोहित के बंदूक लेकर घूमने से अब क्या बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्या ये कोई अपहरण हो सकता है जैसा फिल्मों में होता है? क्या अमेरिका में पहले ऐसी चीजें नहीं हुई हैं? अचानक बगल की सीट से बातें सुन रही उस आकर्षक महिला यात्री ने अपना चश्मा उतारा और थोड़ा उत्साहित होकर कहा, खाक अपहरण होगा। गुलशन झा ने बिना किसी तहजीब के गाली दी, सुरक्षा जांच के दौरान गश्त पर इतने सारे लोग होते हैं, वे आपको नेल कटर तक नहीं लाने देते। विमान में कौन हंगामा करने की हिम्मत करेगा? समस्या निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक गंभीर है, वरना भाई रोहित जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता। अगर विमान को कुछ होता है तो यह कोई मजाक नहीं है। हम सब मर सकते हैं। सूट वाले आदमी ने डर और संदेह के मिश्रण के साथ कहा। गुलशन झा निश्चित रूप से यह समझ रहे थे, इसलिए वे विशेष रूप से चिंतित थे। नहीं, मुझे स्थिति की जांच करनी होगी। जब तक मैं तह तक नहीं पहुंच जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। वह जितना इसके बारे में सोच रहे थे उतने ही डरे हुए हो रहे थे। गुलशन झा अब और स्थिर नहीं बैठ सकते थे। हालांकि घोषणा में यात्रियों को अपनी सीटों पर रहने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और तुरंत ये देखने के लिए चुपके से निकल गए कि आखिर हुआ क्या था। फिलहाल रोहित परिचारिका के पीछे आगे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह अन्य यात्रियों के पास से गुजरा उसने देखा कि वे सभी शांत लग रहे थे। कोई सो रहा था, कोई अपने फ़ोन पर था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लग रहा था कि खबर को गुप्त रखा गया था और फैलने नहीं दिया गया था, जिससे भगदड़ न मचे। मुझे बताओ, वास्तव में क्या हुआ है? परिचारिका ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने केवल अपने सहयोगियों से सुना है। वॉशरूम में एक यात्री की मृत्यु हो गई है और उन्होंने कहा कि उसके मरने का तरीका बहुत ही अजीब था। कितना अजीब? रोहित ने पूछा। वह मृत्यु और लाशों के प्रति बहुत अधिक असंवेदनशील था और उनके आसपास उसे लगभग कभी असहजता महसूस नहीं होती थी। मैंने इसे खुद नहीं देखा, मैंने बस एक सहयोगी से सुना है, परिचारिका ने कहा। यामिनी, तुमने मुझे उचित जानकारी जुटाए बिना ही इसे संभालने के लिए भेज दिया। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है, रोहित ने अपने सैटेलाइट फ़ोन में कहा। भले ही यह एक विशेष घटना हो या ना हो, पर्याप्त जानकारी और विश्लेषण के बिना यदि कोई अचानक घटना में शामिल हो जाता है तो सबसे कुशल घोस्ट मास्टर भी लड़खड़ा सकता है। अलौकिक घटनाओं का अज्ञात आतंक एक घोस्ट मास्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए जानकारी और अवलोकन महत्वपूर्ण हैं। मामला अचानक हुआ था और परिस्थितियों ने मुख्यालय को जानकारी जुटाने की अनुमति नहीं दी। मुझे खेद है, यामिनी ने माफ़ी मांगी, उसका लहजा बहुत गंभीर था। रोहित ने कहा, अब उस पर चर्चा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं पहले पुष्टि करूंगा कि यह कोई विशेष घटना है या नहीं। उसने यामिनी और मुख्यालय को कोई दोष नहीं दिया क्योंकि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उसे अपनी स्थिति को सुझाने के लिए मुख्यालय के संसाधनों पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी। इसलिए फिलहाल उसे अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करना था। परिचारिका द्वारा निर्देशित रोहित जल्दी से विमान के एक छोटे से डिब्बे में पहुंचा। उसने देखा कि फर्श पर एक महिला का शव पड़ा था। उसका चेहरा एक चीज से ढका हुआ था जिससे उसकी विशेषताएं छिप गई थीं और उसके आसपास हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हवा में असामान्य गंध का एक हल्का सा निशान भी महसूस हो रहा था। वह लाश के सड़ने की गंध थी। एक अलौकिक घटना।
रोहित का दिल थोड़ा बैठ गया। उसे शरीर की जांच करने की भी जरूरत नहीं थी, वह केवल अंतर्ज्ञान इंस्टिंक्ट से बता सकता था। इस विमान में एक प्रेत था। अध्याय 397, कोड नेम घोस्ट स्ट्रैंगलर, प्रेत गला घोंटने वाला। चूंकि प्रेत नियंत्रकों के शरीर में प्रेतों की आत्मा का वास होता है, इसलिए अधिकांश मामलों में वे सहज वृत्ति इंस्टिंक्ट से ही पारलौकिक संस्थाओं की उपस्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। जमीन पर पड़ी महिला की लाश को देखकर सामान्य अनुमान यही कहता था कि इस महिला यात्री की मृत्यु अभी कुछ समय पहले ही हुई है, निश्चित रूप से आधे घंटे से अधिक नहीं। फिर भी पास में लाश के सड़ने की हल्की गंध आ रही थी। ये स्पष्ट रूप से तर्कहीन था। रोहित जानता था कि यह सड़न मृतक से नहीं बल्कि प्रेत से पैदा हुई है। अवशिष्ट गंध से संकेत मिलता था कि कुछ समय पहले एक प्रेत पास के केबिन में घूम रहा था और यह महिला यात्री दुर्भाग्यवश उसका निशाना बन गई थी। नमस्ते, मैं सिद्धार्थ हूँ, इस उड़ान का एयर मार्शल। स्थिति काफ़ी अचानक उत्पन्न हुई है। मुझे आशा है कि हम हत्यारे को जल्दी पकड़ने के लिए सहयोग कर सकते हैं और उसे अपराध करने का दूसरा मौका नहीं देंगे। शव के पास से एक शांत युवक आगे आया और हाथ बढ़ाया। रोहित ने उससे हाथ मिलाया और कहा, मैं जयपुर शहर का रोहित हूँ। मैंने यह मामला अपने हाथ में ले लिया है। अब से इस विमान की हर चीज़ मेरे नियंत्रण में है। पायलटों सहित सभी को मेरी व्यवस्थाओं, नहीं मेरे आदेशों का पालन करना होगा। यदि कोई अवज्ञा करता है तो मेरे पास उन्हें मौके पर ही गोली मारने का अधिकार है। इसलिए सिद्धार्थ, मुझे आशा है कि आप मुझे सहयोग देंगे और स्थिति को और खराब होने से रोकेंगे। सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी भौहें सिकुड़ी। रोहित, यह नियमों के अनुरूप नहीं लगता। कानून प्रवर्तन को भी उचित माध्यमों से गुजरना पड़ता है। मैं कानून प्रवर्तन नहीं हूं, लेकिन यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप अपने वरिष्ठों से बात कर सकते हैं। रोहित ने अपनी बात पूरी की और सैटेलाइट फोन से कहा, मैं अब काफ़ी हद तक इसकी पुष्टि कर सकता हूं। इसे एक अलौकिक घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सैटेलाइट फोन से यामिनी की आवाज़ आई, क्या तुम इसे हल कर सकते हो? पता नहीं, मैंने अभी केवल घटना की पुष्टि की है। क्या इसे सुलझाया जा सकता है, यह कोशिश करने पर ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और आतंक का स्तर निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं होगा। हालांकि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस उड़ान में पहले भी कोई मरा है। मेरा मतलब है हाल ही में। आपको इसकी जांच करनी होगी और इस उड़ान के लोगों को मेरे कार्यों में सहयोग करने के लिए सूचित करना होगा, रोहित ने कहा। यामिनी ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं अभी इस पर काम शुरू करती हूँ। हम संचार खुला रखेंगे। रोहित कुछ नहीं बोला, बस सैटेलाइट फोन को अपने सीने पर लटका लिया और फिर लाश को ढकने वाले कपड़े को उठाकर मृतक की स्थिति की जांच करने के लिए नीचे झुक गया। पीड़िता लगभग 40 साल की एक महिला थी जिसने भारी मेकअप किया हुआ था। उसकी आंखें आतंक से फटी हुई थीं और चेहरा निराशा और खौफ से भरा था, मानो उसने अपनी मृत्यु से ठीक पहले किसी अकल्पनीय आतंक को देखा हो। हालांकि वह कोई फॉरेंसिक विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसकी मौत का कारण काफ़ी विचित्र था। रोहित ने देखा कि महिला का सिर गर्दन के चारों ओर कई बार घुमाया गया था। गर्दन की त्वचा लगभग एक रस्सी की तरह मुड़ गई थी और गर्दन के नीचे त्वचा पर बैंगनी और नीले रंग के घाव थे, मानो किसी चीज ने गला घोंटा हो। मौत वाकई विभत्स थी। ओह! पास खड़ी परिचारिकाएं ये दृश्य देखकर पीली पड़ गईं। उन्हें मतली महसूस होने लगी और वे लड़खड़ाते हुए उल्टी करने लगीं। उसी समय सिद्धार्थ को भी अपने वरिष्ठों का फोन आया। सिद्धार्थ, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं एक ही निर्देश जारी कर रहा हूं। रोहित की व्यवस्थाओं का बिना शर्त पालन करें। याद रखें, यदि वह आपसे विमान से कूदने के लिए भी कहे तो आपको उसका पालन करना होगा। यह कोई साधारण हत्या का मामला नहीं बल्कि महत्वपूर्ण निहितार्थों वाला एक विशेष मामला है। मैं दोहराऊंगा, रोहित के निर्देशों का बिना शर्त पालन करें। जी, रोहित की व्यवस्थाओं का बिना शर्त पालन होगा, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। कॉल के बाद रोहित के प्रति उसकी आंखों का भाव बदल गया। भ्रमित और उलझन में, लेकिन उसका रवैया बहुत निर्णायक था क्योंकि उसने कहा, रोहित, वरिष्ठों ने मुझे आपके आदेशों और व्यवस्थाओं का पालन करने का निर्देश दिया है। कृपया अपना आदेश जारी करें। मुख्यालय काफ़ी कुशल है। आप बहुत अधिक मदद नहीं कर सकते। एकमात्र चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है अन्य यात्रियों को संभालना, उन्हें अव्यवस्थित होने और घबराने से रोकना। रोहित अभी भी जमीन पर बैठा था। उसने महिला के शव का सिर उठाया और मुड़ी हुई गर्दन को सीधा किया। निश्चिंत रहें, मैं सुनिश्चित करूंगा कि मिशन पूरा हो, सिद्धार्थ ने मुड़ने से पहले कहा। रुको, रोहित ने उसे पुकारा। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या कोई और व्यवस्था है? बंदूक है? रोहित ने पूछा। नहीं, मेरे पास नहीं है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। एक एयर मार्शल के रूप में उसे बंदूक ले जाने का अधिकार नहीं था,
यदि वह एक बंदूक से लैस होता तो उसे खोने का संभावित जोखिम था, जो अपने आप में एक सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता था। आतंक के सामने केवल शब्द लोगों को शांत नहीं रख सकते। विमान में इतने सारे यात्रियों के साथ केवल आप और कुछ परिचारिकाएं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। रोहित ने अपने पीछे से निकाली हुई एक पिस्तौल उसे थमा दी। मैं इसे फिलहाल आपको उधार दे रहा हूं, उतरने के बाद इसे मुझे वापस कर देना। सिद्धार्थ एक पल के लिए हिचकिचाया, ऊपर से मिले निर्देशों को याद किया, मना नहीं किया और तुरंत पिस्तौल ले ली। उसके जाने के बाद रोहित ने मृत महिला यात्री का सिर काफी हद तक सीधा कर दिया था। उसे मौत के कारण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलौकिक शक्तियों के सामने मरने के कई संभावित तरीके थे। उसे जिस चीज की परवाह थी वह थी गर्दन पर पड़े नीले निशान, प्रेत द्वारा छोड़े गए निशान। यही सबसे महत्वपूर्ण था। मुड़ी हुई गर्दन को सीधा करने के बाद वे निशान जुड़कर एक पैटर्न बनाने लगे। ये निशान एक हाथ की छाप के आकार के थे। नहीं, एक हाथ नहीं, बल्कि हथेलियों का एक जोड़ा। गर्दन पर चोट के निशान हाथों के एक जोड़े का आकार दिखा रहे थे, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर, जिसमें नाजुक उंगलियों के निशान थे और यहाँ तक कि त्वचा में नाखून गड़ने के घाव भी थे। यह महिला के हाथों की एक जोड़ी है। रोहित ने शव की हथेलियों को तुलना के लिए ऊपर उठाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। वे बिल्कुल एक ही आकार के थे। क्या इसका मतलब यह है कि उसने खुद का गला घोंटा और अपनी ही गर्दन के चारों ओर अपना सिर कई बार घुमाने में भी कामयाब रही? ये देखकर वह समझ गया कि मामला जटिल हो गया है। एक अज्ञात प्रेत, हत्या के पैटर्न का पता नहीं, क्रियाएं स्पष्ट नहीं, और यहाँ तक कि उसके प्रकट होने का साधन भी एक रहस्य। पूरी तरह से एक पहेली। एकमात्र सांत्वना ये थी कि इस प्रेत का स्तर कम था, उतना भयानक नहीं जितना उसने पहले सामना किया था। हत्या का ये तरीका अपेक्षाकृत हल्का था और अब तक केवल एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिससे संकेत मिलता था कि प्रेत का टेरर लेवल उच्च नहीं था। एक नई अलौकिक फाइल बनाओ, टेरर लेवल सी, कोड नेम घोस्ट स्ट्रैंगलर। रोहित बोला, फाइल पहले ही बनाई जा चुकी है, यामिनी की आवाज आई। इसके अलावा मैंने पिछले आधे साल से इस विमान की सभी उड़ानों की गहन जांच की है। पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, यहाँ तक कि एक भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई थी। बोर्ड पर अचानक बीमारी के कुछ मामले थे, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये सुनकर रोहित ने अपनी आंखें सिकुड़ी। प्रेत ने मारना शुरू कर दिया है, जिसका अर्थ है कि वह सक्रिय है। ऐसी परिस्थितियों में हर उड़ान पर मौतें होनी चाहिए थीं। पिछली घटनाओं की अनुपस्थिति का मतलब है कि प्रेत विमान में नहीं रह रहा है, बल्कि उसे एक यात्री द्वारा लाया गया था। शायद वह यात्री भी एक प्रेत नियंत्रक है जिसका इस उड़ान के दौरान निर्णय गलत हो गया और गलती से किसी की जान चली गई, या शायद प्रेत नियंत्रक विमान में मर गया, जिससे एक प्रतिशोधी प्रेत का पुनरुत्थान हुआ। स्थिति चाहे जो भी हो, इस बात की प्रबल संभावना है कि यह घटना मानव निर्मित है। तो ऐसा है। यामिनी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी, लेकिन रोहित के विश्लेषण से ये वास्तव में बहुत संभावित लग रहा था। रोहित ने जारी रखा, वर्तमान में मेरे मन में दो समाधान हैं। मुख्यालय के साथ उन पर चर्चा करें। बताओ, यामिनी ने तुरंत कहा। रोहित ने कहा, पहला, मैं घोस्ट डोमेन प्रेत क्षेत्र का उपयोग करके इस विमान के सभी यात्रियों को यहां से दूर ले जा सकता हूं। एक बार जमीन पर पहुंचने के बाद हम संभावित प्रेत नियंत्रक को खोजने के लिए प्रत्येक यात्री की जांच कर सकते हैं। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। बेशक मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि प्रेत अभी भी विमान में है। ऐसी स्थिति में वह विमान को दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है और कहीं और प्रकट हो सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि विमान को उड़ते रहने दिया जाए जबकि मैं बोर्ड पर मौजूद इकाई से निपटने की कोशिश करूं। इसके परिणामस्वरूप कुछ या यहाँ तक कि सभी यात्री घायल हो सकते हैं या मारे जा सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास प्रेत को खत्म करने का मौका है। ये तय करना मुख्यालय के लोगों पर है। अभी तक हमारे पास दूसरा शिकार नहीं हुआ है, सोचने के लिए अभी समय है। इसी तरह मुझे 5 मिनट के भीतर जवाब दें। रोहित खड़ा हुआ और शव को फिर से ढक दिया। इसकी पुष्टि हो गई थी, इस शरीर में कोई समस्या नहीं थी। वह प्रेत नियंत्रक नहीं था और निश्चित रूप से प्रेत नहीं था, बस एक साधारण निर्दोष यात्री था। उसके द्वारा प्रस्तावित दोनों समाधानों के अपने पक्ष और विपक्ष थे। पहला समाधान लोगों को बचाने, अलौकिक शक्तियों के संपर्क से बचने के बारे में था। घोस्ट डोमेन के साथ रोहित प्रत्यक्ष हताहतों को रोक सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि प्रेत को अनियंत्रित छोड़ देना, जिससे वह कहीं और प्रकट होकर हत्या करना जारी रख सकता था। जहां तक दूसरे समाधान की बात थी, इसमें अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलौकिक घटना को हल करने को प्राथमिकता दी गई थी। हालांकि इसका आधार ये था कि विमान के कुछ या सभी यात्रियों की बलि दी जा सकती थी। अभी लोगों को बचाने के लिए बाद में अधिक मौतों का जोखिम उठाना।
या भविष्य में और अधिक मौतों से बचने के लिए अभी कुछ को मरने देना। विकल्प चाहे जो भी हो, मृत्यु निश्चित थी, इसलिए रोहित यह निर्णय नहीं लेगा। उसने इसे मुख्यालय पर छोड़ दिया। रोहित की बात के बाद मुख्यालय में तुरंत एक गहन टेलीफोन कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। संक्षिप्त लेकिन गहन चर्चा के बाद यामिनी ने रोहित को अंतिम आदेश दिया, विमान में अलौकिक घटना का समाधान करें। रोहित इस व्यवस्था से हैरान नहीं था। बड़ी तस्वीर को देखते हुए अलौकिक घटना को उसकी शुरुआत में ही सुलझाना सबसे कम नुकसान का कारण बनेगा। मौके पर ही सुलझाना है। समझ गया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, रोहित ने शांति से उत्तर दिया। अध्याय 398। विमान में इस अलौकिक घटना को सुलझाना सुनने में रोमांचक लग सकता था, लेकिन रोहित जानता था कि एक बार जब उसने ये निर्णय ले लिया तो विमान में सवार सभी यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाएगी। आने वाले समय में रोहित के अलावा कोई भी प्रतिशोधी प्रेत का अगला निशाना बन सकता था और इस उड़ान में मारा जा सकता था। यह इस बात पर निर्भर था कि किसकी किस्मत इतनी खराब है कि वह अनजाने में प्रेत के मारने के नियम को सक्रिय कर दे या उसके द्वारा अगले लक्ष्य के रूप में चुन लिया जाए। पहले की सभी जानकारियों को मिलाकर देखें तो प्रेत हमेशा इस विमान में नहीं रहता था, बल्कि इस उड़ान के दौरान अचानक प्रकट हुआ। यह एक स्वतःस्फूर्त अलौकिक घटना है, रोहित सोचने लगा। इसे देखते हुए प्रेत के अस्तित्व की केवल दो संभावनाएं हैं। या तो कोई यात्री ही प्रेत है, या प्रेत किसी यात्री के पीछे पीछे विमान में आया है। प्रेत नियंत्रक होने की संभावना को सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया था, क्योंकि इस उड़ान के सभी यात्रियों की जानकारी प्राप्त करना मुख्यालय के लिए बहुत आसान था। मुख्यालय ने पहले ही एक संदेश भेजकर प्रेत नियंत्रक की संभावना से इनकार कर दिया था, जिसका अर्थ था कि रोहित के अलावा विमान में किसी और के ऐसा होने की संभावना नहीं थी। एक यात्री के प्रेत होने की संभावना अधिक है। यदि प्रेत किसी के पीछे विमान में आया होता तो उसके पास हवाई अड्डे पर ही अपनी गतिविधियां शुरू न करने का कोई कारण नहीं था, वह अब तक इंतजार नहीं करता। रोहित ने वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए अनुमान लगाया कि प्रेत यात्रियों में से ही किसी एक के रूप में छिपा हो सकता है, लेकिन वह केवल एक संभावना थी। वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने से पहले वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगा। एक गलत अनुमान उसे खुद को बंद गली में ले जा सकता था, जिससे घटना की कठिनाई और बढ़ जाती। वर्तमान प्राथमिकता प्रेत के स्थान का पता लगाना है, जिससे अन्य संभावनाएं खारिज हो सकें। सोचने के बाद उसने अपनी अगली कार्रवाई तय की। हालांकि वह प्रेत के आतंक के स्तर को समझे बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। जेड सिटी के सीजर होटल वाली घटना रोहित की यादों में अभी भी ताज़ा थी। किसने सोचा था कि होटल में प्रवेश करते ही कोई हिंसक प्रेत का निशाना बन जाएगा। यदि उस समय वह पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होता तो वह होटल के भीतर ही ढेर हो जाता और कभी जेड सिटी से जीवित बाहर नहीं निकल पाता। और जयपुर शहर की इस यात्रा के लिए उसके पास तैयार चीजें बहुत सीमित थीं। कुछ बंदूकों के अलावा जो आम लोगों को डरा सकती थीं, प्रतिशोधी आत्मा का मुकाबला करने वाली एकमात्र चीज वह डरावनी गुड़िया थी, और घोस्ट कैंडल्स जैसी चीजें पहले ही खत्म हो चुकी थीं। इसके अलावा उसकी अपनी स्थिति बिगड़ने लगी थी। यदि उसने प्रेत की शक्तियों का गलत इस्तेमाल जारी रखा तो यह निश्चित रूप से उसके शरीर के क्षरण को तेज कर देगा। साथ ही इस बार कोई सहायक न होने के कारण रोहित केवल एक अधिक रूढ़िवादी और सतर्क कार्ययोजना ही चुन सकता था। भले ही उसने प्रेत को सीख प्रतिबंधित स्तर पर रखा था। सिद्धार्थ, क्या स्थिति है? रोहित बाहर निकला और सिद्धार्थ को देखा, जो केबिन में गश्त कर रहा था। सब कुछ सामान्य है, कोई खोज नहीं, सिद्धार्थ ने पास आकर दबी आवाज में कहा। अन्य यात्रियों को महिला यात्री की मृत्यु के बारे में नहीं पता है, क्योंकि शव शौचालय में मिला था, इसलिए इसे कोई भगदड़ नहीं मची है। लेकिन ऐसी बात को हमेशा के लिए दबाकर नहीं रखा जा सकता, ये देर सबेर बाहर आ ही जाएगी। रोहित ने केबिन के सभी यात्रियों पर नजर डाली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सामने आता है या नहीं। अब से चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी यात्री अपनी सीटों पर रहें। उन्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। एक बार वे घबरा गए तो चीजें जटिल हो जाएंगी। अगर और मौतें हुई तो? सिद्धार्थ ने आगे पूछा। रोहित ने जवाब दिया, क्या चीजें अराजक होने पर मौतें नहीं होंगी? विमान केवल इतना ही बड़ा है, अगर वह चीज मारना चाहती है तो आप भागकर कहाँ जाएंगे? जब तक हम सामान्य व्यवस्था बनाए रखते हैं, मैं इस विशेष घटना को जल्द से जल्द हल कर सकता हूँ। यदि हर कोई घबराएगा तो इससे मेरे काम की दक्षता में केवल देरी होगी। सिद्धार्थ को लगा कि रोहित का काम करने का तरीका कुछ हद तक क्रूर है, लेकिन उसे बहस करने का कोई कारण नहीं मिला। उसने बस व्यवस्था स्वीकार कर ली और सिर हिलाया। मेरे साथ एक चक्कर लगाओ, रोहित ने कहा।
सिद्धार्थ के साथ वह केबिन से गुजरा और किसी संदिग्ध चीज या व्यक्ति को खोजने की कोशिश की। प्रेत की उपस्थिति के कुछ संकेत होते हैं, ये बिना किसी पैटर्न के नहीं होता। ये बस इतना है कि आम लोग अपनी घबराहट में इन सूक्ष्म सुरागों को नहीं देख पाते। कुछ यात्रियों को सोते हुए, दूसरों को संगीत सुनते हुए और कुछ को किताबें पढ़ते हुए देखना। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। रोहित को कुछ भी गलत नहीं लगा। उसे लगा कि किसी यात्री के प्रेत होने की संभावना कम है, क्योंकि प्रेत ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। क्या मुझे प्रेत के स्थान का पता लगाने के लिए उसके द्वारा लोगों को मारना जारी रखने का इंतजार करना होगा, या उसने मेरी उपस्थिति को महसूस कर लिया और छिपने का फैसला किया? रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसके पास कोई अच्छी रणनीति नहीं थी। जानकारी बहुत कम थी। हालांकि पहले हुई महिला की मौत से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यह एक पारलौकिक घटना थी। लेकिन प्रेत की गतिविधि का केवल एक ही संकेत था। अगली बार के बिना इस ऑपरेशन में कोई प्रगति नहीं होगी। अपने सनग्लासेस उतारो। रोहित एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जो काफी संदिग्ध लग रहा था। वह यात्री वहां टोपी और सनग्लासेस पहनकर बैठा था, जिसने उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढक रखा था, और वह अपनी सीट पर बिना हिले डुले अकड़कर बैठा था, जिससे बेजान होने का एहसास हो रहा था। उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला। यात्री स्थिर रहा। रोहित ने हाथ बढ़ाकर सनग्लासेस हटा दिए। नीचे भारी मेकअप और गहरी डार्क सर्कल्स वाली एक महिला की आंखें थीं। जैसे ही सनग्लासेस हटाए गए, महिला बहुत चिढ़ गई और बोली, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बीमार हो? मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी और तुमने अपनी हरकतों से मुझे जगा दिया। मुझे बस लगा कि अभी तुम थोड़ी अजीब दिख रही हो, इसलिए मैंने जांच की। लेकिन अब तुम सामान्य लग रही हो, उसके लिए माफ करना। रोहित ने सनग्लासेस वापस कर दिए, बहुत शांति से बात करते हुए। जैसे ही वह जाने वाला था, महिला तुरंत खड़ी हो गई और जोर से बोली, तुमने किसे कहा कि कोई समस्या है? पागल तुम हो, मेरी नींद खराब कर रहे हो और मुझ पर समस्या होने का आरोप लगा रहे हो। क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? क्या इसलिए कि तुमने देखा कि मैं सो रही थी और तुम चुपके से मेरा फायदा उठाना चाहते थे? मुझे लगता है कि तुम एक विकृत इंसान हो। पास के अन्य यात्री महिला की बात सुनकर रोहित की ओर मुड़े। उनमें से अधिकांश जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे, जबकि कुछ ने तो उसका साथ देते हुए रोहित की ओर इशारा भी किया। यहाँ देखो भाई, मैंने तुम्हें इधर उधर मंडराते हुए देखा है, और हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें लो प्रोफाइल रहने की सलाह दूंगा, एक काफी हटे कट्टे आदमी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। आजकल विमानों में किस तरह के लोग आते हैं, ये सोचकर कि ऐसे व्यक्ति विमान में दिखाई देंगे, मुझे लगा कि वे केवल बसों में होते हैं। रोहित का चेहरा अपरिवर्तित रहा। वह स्थिति से बेअसर लग रहा था। एक अलौकिक घटना के बीच में होने के नाते वह अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखता था और शांत व्यवहार बनाए रखता था। पास ही मौजूद सिद्धार्थ तुरंत आया और बोला, मैं इस उड़ान का एयर मार्शल हूँ। मेरा सहयोगी और मैं एक विशेष मामले की जांच कर रहे थे, और हमें उम्मीद है कि सभी यात्री सहयोग करेंगे। यदि कोई असुविधा हुई है, तो हमें उम्मीद है कि आप समझेंगे। अभी जो हुआ उसके बारे में हमारी एयरलाइन इस महिला को स्पष्टीकरण देगी। तो क्या हुआ अगर तुम जांच कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें चोर दिखती हूँ? महिला और भी क्रोधित हो गई। तुम केवल मेरी जांच क्यों कर रहे हो और दूसरों की क्यों नहीं? क्या इसलिए कि मैं एक महिला हूं और तुम्हें लगता है कि मुझे डराना आसान है? मैं तुम्हारी शिकायत करने जा रही हूं। सिद्धार्थ समझाना चाहता था, लेकिन रोहित ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, चलो इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं? सिद्धार्थ ने उसे आश्चर्य से देखा। ऐसा क्यों? कुछ नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ आराम की जरूरत है। चलो आधे घंटे के बाद काम जारी रखते हैं। रोहित ने समय चेक किया और आधे घंटे बाद कार्रवाई करने का फैसला किया। रोहित, क्या होगा अगर इस बीच कुछ गलत हो गया? सिद्धार्थ बेचैन हो रहा था। कम से कम अभी के लिए कोई समस्या नहीं है, रोहित ने मुड़ने और अपनी फर्स्ट क्लास सीट की ओर जाने से पहले कहा। रोहित को दूर जाते देख महिला चिल्लाई, अगर हिम्मत है तो जाओ मत। क्या तुम्हें गलत काम करने के लिए ग्लानि हो रही है? तुम अपनी जांच जारी क्यों नहीं रखते? बहुत अच्छे सुंदरी, उस तरह के व्यक्ति का सामना करने के लिए तुम्हें उसके साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। किसी ने महिला की प्रतिक्रिया की प्रशंसा की। हाँ, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। कोई असली प्रतिभा नहीं, बस बुरे इरादे। जांच? उसे देखकर ही आप बता सकते हैं कि वह वास्तव में कुछ भी जांच नहीं कर रहा है। क्या नाटक है? महिला ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। सिद्धार्थ ने उस महिला यात्री को देखा और फिर जाते हुए रोहित को। वह थोड़ा असमंजस में था। रोहित, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो?
सैटेलाइट फोन के माध्यम से यामिनी की आवाज़ आई, तुम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हमें निराश नहीं कर सकते। वह बहुत चिंतित लग रही थी और यहाँ तक कि उस महिला यात्री को मार देने की इच्छा भी उसके मन में थी। हर स्पेक्ट्रल एजेंट की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी, जिसमें रोहित भी शामिल था। हालांकि डेटा के अनुसार उसकी भावनाएं सामान्य लग रही थीं, लेकिन यामिनी और पूनम जानती थीं कि रोहित बस खुद को रोक रहा था। वास्तव में वह अंदर से बहुत खतरनाक था। रोहित की आवाज़ ठंडी थी, एक स्पेक्ट्रल एजेंट की पहचान खुले तौर पर स्वीकार नहीं की जा सकती। हमारे पास शक्ति है लेकिन कोई पद स्टेटस नहीं, जिससे मेरे लिए अपना काम करना मुश्किल हो जाता है। समस्याओं को रोकने और लोगों को होने से पहले नाराज करने के बजाय मैं निराशा के बीच से रक्षक की भूमिका निभाना पसंद करूंगा। मैं उस प्रेत को बाहर निकालने के लिए आधे घंटे आराम करने की योजना बना रहा हूं। इस दौरान मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। ये बुरा है, यामिनी ने जैसे ही यह सुना, सोचा। वह रोहित के विचार को समझ गई थी। वह प्रेत को बाहर निकालने के लिए विमान के यात्रियों को चारक बेट के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। ऐसा करने से बहुत से लोग मर जाएंगे, है ना? रोहित ने कहा, तुम गलत हो। मैंने किसी को नहीं मारा है। ये प्रेत है जो लोगों को मारता है। उसका मुझसे क्या लेना देना? मैं कातिल नहीं हूं। मुझ पर आरोप क्यों? या शायद मुझे पीछे हट जाना चाहिए और तुम कमान संभाल सकती हो। फिर तुम जिसे चाहो बचा लेना और मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। उसके करारे जवाब ने यामिनी को निरुत्तर कर दिया। लेकिन तुम जयपुर शहर के प्रभारी व्यक्ति हो, उसने हिचकिचाते हुए कहा। रोहित अचानक हंसा, मैं केवल जयपुर शहर के लिए जिम्मेदार हूं। इसके अलावा तुमने अलौकिक घटनाओं का अनुभव नहीं किया है। तुम्हारे लिए ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। अगर मैं कंप्यूटर के सामने होता तो मेरे कीबोर्ड से सबसे तेज आवाज आती। अगर तुम मुझसे अगली बार इस तरह बात करोगी तो मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करूंगा। पूनम को संभालने दो। अब वह समझ गया था कि मुख्यालय कैप्टन प्लान क्यों लागू करना चाहता था। क्योंकि स्पेक्ट्रल एजेंट बस किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबंधित नहीं होना चाहते थे जो केवल बोलना जानता हो। और कैप्टन प्लान का सार वास्तव में स्पेक्ट्रल एजेंटों के लिए एक दूसरे को प्रबंधित करना था। भाई रोहित, तुमने अभी क्या कहा? अलौकिक घटनाएं, प्रेत लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सुनने में काफी डरावना लगता है। फर्स्ट क्लास में बैठे गुलशन झा ने यह बातचीत सुनकर कुछ आश्चर्य के साथ कहा। फोन रखते हुए रोहित ने जवाब दिया, सचमुच। दरअसल इस विमान में फिलहाल साया है और लोग मर चुके हैं। अधिकारियों ने मुझे इसे सुझाने के लिए कहा है। साया? गुलशन झा एक पल के लिए दंग रह गए। हालांकि उसके पास बैठी आकर्षक महिला अपनी हंसी नहीं रोक सकी। विमान में साया? आपका मजाक थोड़ा अतिवादी है। सूट वाले आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा लेकिन काफी अजीब भाव दिखाए। जब विश्वास करने का समय आएगा तब तुम विश्वास कर लोगे। कुछ चीजें तुम्हें समझाना मुश्किल है। रोहित अपनी सीट पर वापस बैठ गया, अपना सामान खोला और कुछ चीजें तैयार करने लगा। इस बीच रोहित ने जिस केबिन को छोड़ा था उसके नीचे एक बर्फीली ठंडक धीरे धीरे बिना किसी के ध्यान में आए रेंग रही थी। केबिन की लाइटें अचानक धुंधली हो गईं और वायरिंग भी खराब होने लगी। हालांकि सभी यात्री अभी भी अनजान थे। केवल केबिन में गश्त कर रहे सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ गड़बड़ थी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। एक पूर्व संकेत। सिद्धार्थ को अपने हाथों और पैरों में ठंडक महसूस हुई। रोहित की बातें सच थीं। प्रेत विमान में था और वह पहले ही इस केबिन में घुस चुका होगा। अनजाने में उसने रोहित द्वारा दी गई पिस्तौल निकाल ली। हालांकि सिद्धार्थ ने अपने आसपास कितनी भी लगन से देखा, उसे तथाकथित प्रेत नहीं मिला। वह आ रहा है। उसी समय दूसरे केबिन में रोहित ने अपनी आंखें थोड़ी सी खुलीं, यह महसूस करते हुए कि पारलौकिक शक्ति प्रकट हो गई थी। क्या क्या आ रहा है? गुलशन झा ने पूछा। प्रेत, रोहित ने शांति से कहा। गुलशन झा कांप गए और पीछे के केबिन की ओर उनकी नज़र तुरंत तन गई। उन्हें पता नहीं चला कब, लेकिन पीछे का केबिन धुंधला हो गया था, जैसे कोहरे की चादर में लिपटा हो। बस लाइटें थोड़ी कम हुई हैं और इसका मतलब साया होना है, सूट वाले आदमी ने अजीब तरह से कहा। रोहित ने जवाब दिया, एक प्रेत की उपस्थिति अक्सर वातावरण को प्रभावित करती है। अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ लाइटों का कम होना है तो तुम अपने फ़ोन की लाइट का उपयोग करके क्यों नहीं देखते कि यह लाइटिंग की समस्या है या वातावरणीय। ठीक है, मैं इसे रोशन करता हूँ। सूट वाला आदमी तुरंत वहां अपने फ़ोन की लाइट चमकाने के लिए खड़ा हो गया। एक भयानक दृश्य सामने आया। लाइट चमकी और ऐसा लगा जैसे शून्य में गायब हो गई हो, आगे की किसी भी चीज़ को रोशन करने में विफल रही। डर के मारे वह तुरंत वापस आ गया। गुलशन झा ने भी ये देखा और डर के मारे जल्दी से रोहित के करीब चले गए।
हमें और इंतजार करना होगा। रोहित अभी भी निश्चल बैठा था। वह जानता था कि प्रेत अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ था। उसे पकड़ने के लिए उसे उसके द्वारा मारना शुरू करने का इंतजार करना था।